अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हाइपर एक्टिव बच्चों के बारे में कि उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या वाकई कोई नफसियाती बीमारी है, क्या वाकई कोई डिसऑर्डर है, और इस ज़िमन में जो तहकीक, जो नफसियाती रिसर्च हम कर चुके हैं उसकी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि ये सवाल मैं कर क्यों रहा हूँ। इस प्रोग्राम के एंड तक हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हाइपर एक्टिव बच्चों की मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन आई वुड लाइक यू टू स्टे ट्यून्ड एंड अंडरस्टैंड कि ये हम क्यों कह रहे हैं, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी वजह क्या है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए कि हमारा ADHD के ख़िलाफ़ केस है क्या। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड में, जहाँ मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंस के लिए ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी का इम्तिहान की तैयारी कर रहा था और चाइल्ड प्लेसमेंट पे मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर सैमी तमीमी के साथ। डॉक्टर सैमी तमीमी जो थे वो एक यूनिक पर्सपेक्टिव रखते थे ADHD के बारे में, और उस पर्सपेक्टिव के मुताबिक उनका ये ख्याल था कि ADHD एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है बल्कि एक सोशियोलॉजिकल चेंज की इंडिकेशन है, और उस सोशियोलॉजिकल चेंज को एड्रेस करने के लिए हमें दवाइयों की नहीं बल्कि लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने काफ़ी जो है इस सिलसिले में मेरे जहन पे एक बहुत गहरा असर डाला, और मैंने सोचा कि उनकी किताबें जो हैं वो पढ़नी चाहिए, और मैं थोड़ी देर में आपको उसके बारे में बताता हूँ। बात आई गई होगी, मेरी प्लेसमेंट जारी रही और यह किस्सा वहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोग्राम सेटअप कर रहे थे। MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोग्राम पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम था। डॉक्टर जाहिद महमूद इसके बानी हैं और मैं उनके साथ काम कर रहा था। तो डॉक्टर जाहिद महमूद ने काम शुरू किया तो उसमें उनका इंटरेस्ट था कि जी पता किया जाए कि बच्चों में ADHD की प्रेवलेंस क्या है। तो उन्होंने लाहौर के प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत लार्ज स्केल जो है रिसर्च की, फॉर्म्स जो हैं वो हर जगह दिए गए टीचर्स को कि जनाब आप बच्चों को डायग्नोज़ करें या डायग्नोज़ करने में हमारी मदद करें कि कितने बच्चे जो हैं वो हाइपर एक्टिविटी से सफ़र कर रहे हैं। अब जब रिज़ल्ट्स आए तो वो कुछ परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप इतने परेशान क्यों हैं। कहने लगे यार दीज रिज़ल्ट्स आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये क्या है? मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ? कहने लगे कि ये जो ADHD की हमने देखनी थी प्रेवलेंस, तो ये 60% आ रही है, यानी 10 में से 6 बच्चे जो हैं वो उनको टीचर्स जो हैं उनके वो ADHD के साथ डायग्नोज कर रहे हैं। मैं ये सुन के बहुत हैरान हुआ। तो मैंने कहा आपके ख्याल में इसकी वजह क्या हो सकती है? तो उन्होंने कहा दे मस्ट बी फिलिंग द फॉर्म्स रॉन्ग, यानी टीचर्स यकीनन इन फॉर्म्स को गलत भर रहे हैं। मैंने कहा शायद, लेकिन ये बात मेरे जहन में कुछ अटक सी गई और चंद साल इस बात को गुजर गए। इत्तेफाक से मेरी एक MPhil स्टूडेंट जिनका नाम मारिया फातिमा है, वो आई और कहने लगी सर मैं ADHD पे रिसर्च करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, और यहाँ से वो जो 2 कहानियाँ थीं, एक डॉक्टर सैमी तमीमी वाली जिसमें उन्होंने ADHD के होने को चैलेंज किया था, उसके एक डिसऑर्डर होने को चैलेंज किया था और उसे एक सोशियोलॉजिकल या लाइफस्टाइल चेंज की निशानी कहा था, और दूसरी तरफ डॉक्टर जाहिद महमूद की वो रिसर्च जिसमें ADHD की प्रेवलेंस जो है वो अनयूजुअली और एबनॉर्मली हाई आ रही थी। ये दोनों चीज़ें जो हैं मारिया फातिमा के इस थीसिस के आइडिया के साथ कि जी वो ADHD पे रिसर्च करना चाह रही हैं, क्लिक किया इन तीनों चीज़ों ने। और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसको मज़ीद तहकीक की जाए। तो एक ज़माना था कि मैं टीचर एजुकेशन में काम कर रहा था
और टीचर एजुकेशन में काम करने के दौरान जब मैंने बहुत से टीचर्स के साथ वर्कशॉप्स की गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में, तो मैंने ये देखा कि अक्सर टीचर्स जो हैं वो क्लासेस में बहुत पुअर मैनेजमेंट स्किल्स के साथ जाते हैं। उनके पास थॉरली वर्कड आउट प्लान्स नहीं होते, और अगर प्लान्स होते हैं तो वो इसी तरह के होते हैं कि जी मेक चिल्ड्रन वर्क इन कॉपी बुक एंड मेक चिल्ड्रन रीड। उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती अक्सर स्कूलों में और अक्सर क्लासरूम्स में, और अक्सर टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल बच्चों को एंगेज नहीं करते तालीम में, बच्चों को बिल्कुल एक अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट देते हैं। उनका क्लासरूम कंट्रोल या मैनेजमेंट जो है वो बहुत पुअर होती है, और अगर होती है तो कोई डांट डपट उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और बहुत से क्लासरूम्स जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट और इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एक्चुअली बैटल ग्राउंड्स बन जाते हैं बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और ये बड़ी एक बुरी हालत। तो इस हालत को भी जब मैंने कंसिडर किया तो मुझे अचानक यूरेका इस सवाल का जवाब मिला, और मेरे जहन में एक मफरूज़ा आया, और वो मफरूज़ा ये था, वो हाइपोथेसिस ये था, बैड टीचिंग लीड्स टू डिसऑर्डरली बिहेवियर इन द क्लासरूम। Poorly structured classroom environment leads to hyperactive behavior in the classroom. तो इस हाइपोथेसिस को, जो कि इस बात की निशानी थी कि जनाब जो टीचर्स अपने बच्चों को हाइपर एक्टिव डिक्लेयर कर रहे हैं या डायग्नोज कर रहे हैं, वो टीचर जो हैं, वो इसातिज़ा जो हैं, असल में उनके क्लासरूम्स में पुअर स्ट्रक्चर है। सो द हाइपोथेसिस बिकेम इवन मोर स्पेसिफिक, और उसकी स्पेसिफिसिटी जो थी वो यहाँ तक पहुँची कि जी जिस टीचर की क्लास में हाइपर एक्टिव बच्चों का डायग्नोसिस ज़्यादा होगा, चांसेस आर कि उस टीचर की टीचिंग क्वालिटी भी बहुत पुअर होगी, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत पुअर होंगी, क्लासरूम डिसिप्लिन भी बहुत पुअर होगा, लेसन एंगेजमेंट, स्टूडेंट एंगेजमेंट भी बहुत बुरी होगी, बहुत कम होगी। सो वी डिसाइडेड टू डिवाइज अ प्लान, और वो प्लान ये था कि मारिया फातिमा वाज गोइंग टू गो टू स्कूल्स एंड शी वाज सिट इन टीचर्स क्लासेस, और टीचर्स की क्लासरूम्स में बैठ के वो उनकी इवैल्यूएशन करेंगी एक स्केल पे, जो कि ये देखेगा कि जी वो टीचर जो है वो अच्छे प्लान्स बना रहा है, क्या वो टीचर जो है क्लासरूम में बच्चों को एंगेज कर रहा है, क्या वो टीचर जो है बच्चों को प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ बग़ैर मारे और डांटे डिसिप्लिन इन्फोर्स कर रहा है, क्या उस टीचर की क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, क्या क्लास में को क्रिएटिव इनोवेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं वगैरह। तो इस हवाले से उन्होंने सबसे पहले टीचर्स को एवेल्युएट किया। उस एवेल्युएशन के बाद टीचर से कहा गया कि वो अपनी क्लास में जो बच्चे हैं उनको रेट करें ऑन अ स्केल ऑफ हाइपर एक्टिविटी, यानी ADHD के एक स्केल पे बच्चों को रेट करें। अब मेरा मफरूज़ा जो था वो तो ये था कि जी जितने बुरी टीचिंग होगी उतना ज़्यादा उस टीचर की अपने बच्चों को, अपने क्लासरूम के बच्चों की रेटिंग होगी कि ये ADHD हैं, यानी वो अपनी क्लास में ज़्यादा बच्चों को ADHD रेट करेंगे। और तकलीफ़ दह बात ये है, मैं बहुत अफसोस से ये कहता हूँ कि मेरा ये हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू प्रूव हुआ। जैसे जैसे टीचर की क्वालिटी बुरी होती गई, वैसे वैसे हाइपर एक्टिविटी का डायग्नोसिस बढ़ता गया। जो लोग अच्छे टीचर रेट किए गए थे उन लोगों का अपनी क्लास में ADHD का डायग्नोसिस ना होने के बराबर था, लेकिन जो टीचर्स बैड टीचिंग, पुअर क्वालिटी टीचिंग, पुअर क्वालिटी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स और पुअर लेसन प्लानिंग के साथ क्लासरूम में आते थे, उनकी क्लास में उन टीचर्स के मुताबिक हाइपर एक्टिव बच्चों की तादाद ज़्यादा थी। सो नाउ दैट ब्रिंग्स मी बैक टू डॉक्टर सामी तमीमी's पॉइंट। डॉक्टर सामी तमीमी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था
नॉटी बॉयज़, और नॉटी बॉयज़ में उन्होंने सोशियोलॉजिकल चेंज की बात की है, जो मैं अब कुछ तफसील से आपसे बयान करूंगा। इससे पहले कि हम ADHD की मैनेजमेंट पे बात करें और हाइपर एक्टिव बच्चों की ट्रीटमेंट पे बात करें, हम ज़रा सी बात कर लें कि डॉक्टर सैमी तमीमी का ये नॉटी बॉयज़ वाला आइडिया क्या है। हम आइडिया ये है कि हर दौर में जब से स्कूल शुरू हुआ है, कुछ बच्चे जो थे उनको नॉटी कहा जाता था। मसलन वो कहते थे कि जी फ़लाँ बच्चा है, वो बहुत शरारतें करता है, आपके ख्याल में उसका क्या मसला है, तो एक स्टैंडर्ड लेबल होता था। अच्छा, अब नॉटी बॉय जो है या शरारती बच्चा जो है, ये एक टर्म थी जो कोई साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस नहीं था, और इत्तेफाकी बात है कि ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं समझी जाती थी। बस ये समझा जाता था कि टीचर्स विद अ फर्म हैंड वुड डील विद नॉटी बॉयज़। अनफॉर्चुनेटली इस फर्म हैंड में बाज़ औक़ात फिज़िकल या कॉर्पोरल पनिशमेंट भी शामिल होती थी, बाज़ औक़ात थोड़ी वर्बल सख्ती शामिल होती थी, लेकिन नॉटी बॉयज़ वर लार्जली मैनेज्ड बाय अ फर्म हैंड फ्रॉम अ मेल टीचर। क्यों कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, बरसग़ीर में, मिडल ईस्ट में, जहाँ से डॉक्टर सैमी तमीमी आए थे, होता ये था कि एजुकेशन सेग्रीगेटेड होती थी। लड़के अलग क्लासरूम्स में होते थे, लड़कियाँ अलग क्लासरूम्स में होती थी। नॉटी बॉय का फिनोमेना जो है वो कसरत से लड़कों की क्लासेस में पाया जाता था, लड़कियों की क्लासेस में तकरीबन ना होने के बराबर होता था। और लड़कियों की क्लासेस में अगर होता भी था तो फीमेल टीचर्स वर क्वाइट एडिक्वेटली इक्विप्ड टू डील विद देम। लड़कों की क्लासेस में अलबत्ता जब नॉटी बॉयज़ होते थे तो आप जो फर्म टीचर्स हैं, नॉट नेसेसरली हार्श बट फर्म मेल टीचर्स जो थे, वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से डील कर लेते थे। तो सोशियोलॉजिकल चेंज क्या है? सोशियोलॉजिकल चेंज ख़ास तौर पे अमेरिका और बरतानिया और यूरोप, जहाँ से ये हाइपर एक्टिविटी का डायग्नोसिस शुरू हुआ है, वो चेंज ये आया कि टीचर्स की तादाद जो है ख़ास तौर पे प्राइमरी स्कूल्स में, वो फीमेल्स के हक़ में टिल्ट करती गई। यानी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की अक्सरियत जो है विद टाइम मेल्स की बजाय फीमेल्स, यानी प्राइमरी स्कूल्स टीचर्स की अक्सरियत जो थी वो अब से फीमेल होने लगी। तो उसका ये रिज़ल्ट हुआ कि अब फीमेल्स जो थी वो डील कर रही थी मेल बच्चों के साथ, और उन मेल बच्चों में कुछ नॉटी बॉयज़ थे। दूसरी तरफ जो साथ ही चेंज आया, एक तरफ तो फीमेल मेजॉरिटी हो गई प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, दूसरी तरफ सोशियोलॉजिकल चेंज आया कि मार नहीं प्यार टाइप स्लोगन्स आ गए। अच्छा, अब मैं जब ये बात कहता हूँ तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं बच्चों को मारने की हिमायत कर रहा हूँ। हरगिज़ नहीं, खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बच्चों को मारने के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, और मुझे उन लोगों से सख्त नफ़रत है जो अपने बच्चों को मारते हैं या दूसरों के बच्चों को मारते हैं। तो ये बात मैं वजाहत कर दूँ। अच्छा, लेकिन सोशियोलॉजिकल चेंज फिर भी आया कि फीमेल टीचर्स वर नाउ डीलिंग विद नॉटी बॉयज़, जिनसे आम तौर पे मेल्स डील करते थे विद अ फर्म हैंड। तो अब in the absence of punishment or corporal punishment, in the absence of strict discipline in the classroom, now female teachers had to deal with these so-called naughty boys. अच्छा, अब naughty boys से डील करना, उनको मैनेज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी तरफ अमेरिका और बरतानिया में ये चेंज भी आया कि मैनी ऑफ दीज फीमेल टीचर्स, यानी इन फीमेल टीचर्स की अक्सरियत जो थी वो सिंगल पेरेंट्स भी थी, और अक्सरियत नहीं थी तो एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो सिंगल पेरेंट्स की थी या अनमैरिड ख़वातीन की थी। उनके लिए भी इन नॉटी बच्चों को डील करना बहुत बड़ा मसला बन गया था। अब इस मसले की मौजूदगी में ड्रग कंपनीज़ आती हैं और रिटलिन नामी एक दवा जो है वो ईजाद होती है। रिटलिन जो है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ये किस तरह इस्तेमाल की जाती है। बाय द वे, मैं आपको ये बात बता दूँ कि इस वक्त अमेरिका में एक अंदाजे के मुताबिक
5% बच्चे या हर 20 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो रिटेलिन पे है, यानी उसे रिटेलिन दी जा रही है। और रिटेलिन जो है वो मिथाइल फेनिडेट उसका नाम है जेनेरिक, और ये अपने इफेक्ट में कोकेन की तरह है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू कोकेन इन इट्स न्यूरोकेमिकल इफेक्ट। अब ज़रा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात करते हैं रिटेलिन की। इससे दिल पे और हमारे नर्वस सिस्टम पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है। इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। इट ऑल्सो नेगेटिवली अफेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बच्चों का बहुत सफ़र करता है रिटेलिन से। यानी आप यूँ समझे कि आपने किसी बच्चे को जो है वो एड्स नुमा किसी खुदा न खास्ता किसी सूरत हाल में से दो चार कर दिया है, बात बात पे उन्हें ज़ुकाम, खांसी, नज़ला, बुखार और तरह तरह की बीमारियां होती हैं, और उनका इम्यून सिस्टम जो है जो कि बीमारियों से लड़ता है बहुत वीक हो जाता है। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो हैं वो और मेंटल डिसऑर्डर्स से भी सफ़र करते हैं, जिनमें एंग्जाइटी, पैनिक, कन्फ्यूजन, पैरानोया, अग्रेसिव और इवन वायलेंट बिहेवियर आ जाता है। अब ज़रा ये सोचें कि एक तरफ हम जिस तरह के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता नेगेटिव बिहेवियर हम क्रिएट कर रहे हैं, और बल्कि उन दवाइयों की मौजूदगी में वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। तो रिटेलिन जो है इसके बावजूद, इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स के बावजूद, न सिर्फ अमेरिका में बहुत पॉपुलर दवाई है, और बल्कि बरतानिया में और यूरोप में भी इसने काफ़ी जड़ पकड़ ली है, और बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में भी अब इसको बहुत लिबरली प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात पे हमें गौर करना है कि क्या ये सोशियोलॉजिकल चेंज के नतीजे में आने वाली एक कंडीशन जिसे हम हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कह रहे हैं, क्या वाकई एक बीमारी है? और अगर हम ये जो है हमारी बुनियादी तहकीक को देखें जिसमें हमने बैड टीचिंग को देखा था, उसी तरह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हाइपर एक्टिविटी के पीछे पुअर पेरेंटिंग भी है। अब पुअर पेरेंटिंग का क्या मतलब है? क्या मैं ये आपसे जिन लोगों से मुखातिब हूँ और उनके अलावा जो पाकिस्तान में माँ बाप हैं उनको ज़िम्मेवार ठहरा रहा हूँ? जी हाँ, एक हद तक ठहरा रहा हूँ, और मैं उसकी वजह अभी थोड़ी देर में वाज़े करता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आप लोगों ने, हम लोगों ने पेरेंटिंग किससे सीखी? क्या हमने कोई पेरेंटिंग पे क्लासेस अटेंड की? क्या आप लोगों ने चाइल्ड साइकोलॉजी पे कोई क्लासेस अटेंड की बच्चे पालने से पहले? क्या किसी ने जो है वो पढ़ा कि जनाब बच्चों को कैसे पाला जाना चाहिए, वो किन चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, किन चीज़ों से डिस्करेज होते हैं? करियर चॉइसेस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, और अगर आप वो देखना चाहें तो यहाँ ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपको जो है वो लिंक नज़र आएगा और उस पर उस वीडियो को आप देख सकेंगे। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उस पर ज़रा गौर कीजिए। पुअर पेरेंटिंग could also be responsible for ADHD at home। जिस तरह ADHD जो है स्कूल में ADHD पुअर टीचिंग के साथ रिलेटेड है, उसी तरह घर में ADHD could be related to पुअर पेरेंटिंग। अब उस पुअर पेरेंटिंग में क्या क्या है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा जब मैं बात करूंगा कि डॉक्टर सैमी तमीमी क्या इनकरेज करते हैं। जब उन्होंने किताब लिखी तो उनका मकसद यही था कि हाइपर एक्टिव बच्चों की या नॉटी बॉयज़ की, जिनमें अब बड़ी तादाद में लड़कियां भी शामिल हो रही हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे की जाए। तो आइए उनके इस फॉर्मूला को देखते हैं कि कैसे हाइपर एक्टिव बच्चों को मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले वो कहते हैं जनाब डाइटरी इंटरवेंशन, यानी ग़ज़ा के ज़रिए इंटरवीन करना, ग़ज़ा के ज़रिए इन बच्चों को मैनेज करना। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिन बच्चों को हम हाइपर एक्टिव कह रहे हैं, अगर वो आपके घरों में हैं या आपके क्लाइंट्स में हैं, उनकी डाइट खौफनाक हद तक, ख़तरनाक हद तक डैमेजिंग डाइट है, जिसमें आम तौर पे फिज़ी ड्रिंक्स, स्नैक्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स जिसमें क्रिस्प्स
और फिर क्रिस्पी नहीं, आर्टिफिशियल किस्म की बहुत सारी चीज़ें, मुरकुरे कुरमुरे इस टाइप के जिनके नाम हैं, चीतो पीतो फीतो, और वो तरह तरह के रोज़ नए नए निकल रहे हैं। और उनमें खुदा जाने क्या अला बला मिलाई होती है, किस किस्म के प्रिजर्वेटिव्स मिलाए होते हैं, किस किस्म के आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स मिलाए होते हैं, उनमें ट्रांस फैट्स होती हैं, वेजिटेबल घी जो होता है वो होता है, जो कि ये सारी बच्चों की फ़िज़िकल सेहत के साथ साथ उनकी जहनी सेहत को भी तबाह करते हैं। फिज़ी ड्रिंक्स में मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप कोई भी जो ये हमारे कैफ़ीनेटेड मशरूब होते हैं इनको ले लें। इन कैफ़ीनेटेड मशरूबों में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होती है और फिर बेहद चीनी होती है। तो अब आप ख़ुद सोचें कि अगर आप एक बच्चे को कैफ़ीन और चीनी का टीका लगा के, यानी एक काले ड्रिंक की कैफिनेटेड मशरूब की बोतल पे ला के उसमें बिजली भर देते हैं, उसके बाद आप उससे तवक्को करते हैं कि वो आराम से बैठ के आपकी बात सुने। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए बैलेंस्ड ग़िज़ा शुरू ही से उन्हें आदत डालें कि वो घर का पका हुआ खाना खाएं। अक्सर पेरेंट्स जिनसे मैं कहता हूँ वो कहते हैं जी खाता नहीं है, बस मैं फिर उसे शवरमा ले देती हूँ या मैं उसे फिर वो मैकडोनल्ड से कुछ ले देती हूँ। भाई ओकेजनली, वंस इन अ ब्लू मून, वंस अ वीक चलें कर लें, लेकिन डेली बेसिस पे बच्चे को फिज़ी ड्रिंक्स देना, इस तरह के स्नैक्स देना कहाँ का इंसाफ है। ख़ास तौर पे जबकि उसके नतीजे में उस बच्चे को अब नॉर्मल करार दिया जाएगा और फिर उसका डायग्नोसिस होगा ADHD का, और फिर उसे कोकेन नुमा दवाई जो है, रिटेलिन जो है, वो प्रिस्क्राइब की जाएगी, और फिर भी अल्लाह जाने उसका क्या हशर होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है डाइटरी इंटरवेंशंस, यानी ग़िज़ा बच्चे की बैलेंस्ड करें, हेल्दी करें, उसमें से जंक फूड मिनिमम करें। चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, बर्गर, शवरमे, चीतो पीतो, क्रिस्प्स, चिप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कंट्रोल करें, बाहर से लाए हुए खाने को कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये है पहला, और इससे आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे पुअर पेरेंटिंग कैसे हो रही है, गलत डाइट देके। अब दूसरी चीज़ डॉक्टर तमीमी जो इनकरेज करते हैं वो है फैमिली टाइम, यानी कोई ऐसा वक्त जब सब लोग जो हैं फैमिली के मिल के बैठें और आपस में इंटरेक्ट करें, बजाय टीवी देखने के, बजाय अब हर बंदा जो है अपना अपना फ़ोन पे या अपना अपना लैपटॉप पे या अपनी अपनी टैबलेट पे या आईपैड पे या आईफोन पे लगा हुआ है। इसकी बजाय कुछ टाइम ऐसा ज़रूर हो कि फैमिली में सब लोग आपस में इंटरेक्ट करें। क्यों कि ये जो डिफरेंट हम टाइम गुजारते हैं एक दूसरे से अलग, तो हमारी सोशलाइजेशन, बच्चों की जो प्रॉपर सोशलाइजेशन है वो नहीं हो पाती। तो फैमिली वैल्यूज़ इनकलकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को फैमिली में इन्वॉल्व करें। तीसरी चीज़ डॉक्टर तमीमी एडवाइस करते हैं फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज, यानी ताज़ा हवा और वर्जिश, किसी किस्म की एक्टिविटी बच्चों को ख़ास तौर पे, और लड़कियां अपनी गेम्स जो खेलती हैं, जो भी स्पोर्ट्स खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, फुटबॉल खेलती हैं, हॉकी खेलती हैं, नेट बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो उन्हें इनकरेज करें, लड़कियों को भी लड़कों को भी, कि वो एक तो ताज़ा हवा में निकलें और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें, फ़िज़िकल एक्सरसाइज की रूटीन रखें। एक तो उनकी फ़िज़िकल सेहत भी अच्छी होगी और उनका ये जो हाइपर एक्टिव बिहेवियर है ये भी नॉर्मलाइज होगा। देन लिमिटिंग टाइम स्पेंट ऑन टीवी एंड कंप्यूटर गेम्स, यानी जो टाइम स्क्रीन के आगे बच्चा कर रहा है, चाहे वो टीवी के आगे कर रहा है, चाहे लैपटॉप के आगे कर रहा है, और वो ख़ास तौर पे अगर उसमें गेम्स खेल रहा है और कंप्यूटर गेम्स खेल रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है, एक्सबॉक्स पे खेल रहा है, प्ले स्टेशन पे खेल रहा है, उसका टोटल ओवरऑल टाइम जो है वो लिमिट कर दें। दिन में 1 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों को इनकरेज करें कि वो बाकी एक्टिविटीज़ करें, और ये जो स्क्रीन टाइम है जिसमें वो बहुत अल्लम बल्लम अला बला देखते हैं, वो टाइम लिमिट करें। इससे क्या होगा, रिसर्च शो कर रही है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वीडियो गेम्स पे लगाते हैं, एक तो वो एंटी सोशल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
वो लोगों से बिहेव करने का उनको तरीका जो है वो सही नहीं होता, और उसके अलावा वायलेंट वीडियो गेम्स देखने वाले बच्चे जो हैं, या वायलेंट टीवी प्रोग्राम्स देखने वाले बच्चे जो हैं, या वायलेंट वीडियोस देखने वाले बच्चे जो हैं, वो वायलेंट हो जाते हैं, वो वायलेंट बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए बहुत रिसर्च हुई है पिछले 50-60 सालों में, जिससे हमें पता चलता है कि वायलेंस देखना जो है वो वायलेंस सिखाता है। फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसमें है बेड टाइम रूटीन्स, रात को सोने की रूटीन्स। मसलन कई घरों में है कि जनाब अच्छा जी कोसा दूध करके बच्चे ने पी लिया, अब माँ या दादी या वालिद साथ लेट गए और बच्चे को कुछ कहानी सुनाई। अगर बच्चा पढ़ने की एज में है तो उसे किताब पकड़ा दी, छोटे बच्चे हैं तो उनको लोरी सुना दी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बेड टाइम के लिए कुछ सेट रूटीन्स हो जाएं और सेट टाइम हो जाएं, और कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे रात 11 बजे के बाद ना जागें। अव्वल तो ये भी काफ़ी लेट है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मुल्क में चूँकि वैसे रिवायत है कि जी खाना लेट खाया जाता है, फिर बच्चे सोने के लिए तैयारी देर से करते हैं, तो किसी सूरत में 11 बजे के बाद स्क्रीन ना देखें, क्योंकि रिसर्च ये शो करती है कि जो बच्चे 11 बजे के बाद स्क्रीन देखते हैं किसी भी फॉर्म में, उनके लिए फिर सोना जो है वो अगले 3-4 घंटे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो है, दिन में जब बच्चे स्कूल से आ जाएं या छुट्टी का दिन हो, तो कोई ना कोई वक्त ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहां बच्चे किसी ना किसी काम में अपने बाप का या माँ का हाथ बटाएं। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। तो अगर आप डजंट मैटर, अगर आप ज़्यादा ट्रेडिशनल माँ बाप हैं और लड़कों और लड़कियों में फ़र्क करना चाहते हैं, ये एक मौजू हम किसी दिन अलग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कों और लड़कियों दोनों को किसी न किसी किस्म के चोर्स में इन्वॉल्व किया जाए, किसी न किसी के काम में इन्वॉल्व किया जाए। मसलन आप सामान उठा रहे हैं तो जनाब अपने बेटे से कहें या बेटी से कहें कि आपकी थोड़ी हेल्प कर दे। इसी तरह आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं तो बच्चे से कहें कि जी वो आपकी किसी तरह उसमें हेल्प कर दे, वगैरह कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटीज़ में उन्हें अपने घर की जो चोर्स हैं उनमें शामिल करें, ताकि एहसास ज़िम्मेदारी हो। और चूँकि हाइपर एक्टिविटी में या हाइपर एक्टिव बिहेवियर में बहुत बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात ऑपोजिशनल बिहेवियर भी होता है, जिसे वो एक और बीमारी का नाम दे देते हैं, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। बेसिकली ये कि बच्चा आपकी बात नहीं मानता। इसको आप बीमारी कहना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, और इसकी भी दवा जो है वो रिटेलिन ही दी जाती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बच्चे को आदत डालें कि वो आपकी बात माने और आपके साथ साथ आपका हाथ बटाएं, तो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर अगली स्ट्रेटजी है वो ये है कि ट्रस्ट और इंडिपेंडेंस का एक कॉम्बिनेशन जो है वो बच्चे को दें। मसलन बच्चे को जब आप काम देंगे तो माइक्रो मैनेज ना करें, उसके सर पे खड़े होकर ना कहें भी अब ये इस तरह करो, ये इस तरह करो, ये इस तरह करो, बल्कि उसे कहें कि ये करो। हाँ, अगर उसे आपकी मदद की ज़रूरत है तो आपसे ज़रूर पूछे, आपसे ज़रूर मांगे, लेकिन उसे थोड़ी आज़ादी भी दें और थोड़ा उस पर ट्रस्ट भी करें। इससे बच्चे का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस भी आती है, बेहतर होती है, और जो बदतमीज़ी है या डिफाइंड बिहेवियर है या लड़ाई है या एंटी सोशल बिहेवियर है, ये सारे मिनिमाइज होते हैं। एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज़ इमोशनल सपोर्ट। कई घरों में मैंने देखा है कि जी बच्चा रो रहा है तो एक खातून फरमाने लगी कि कोई गल नहीं जी, बच्चे तो रोंदे ने। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ना हमारे घर में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे वालिद मरहूम जो खुद भी साइकोलॉजिस्ट थे, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई बच्चा रो रहा हो और उन्होंने फ़ौरन भाग के जाना और बच्चे को गोद में उठाना, और जब तक वो चुप ना कर जाए उसको जो है प्यार से उससे बातें करते रहना। इसी तरह इमोशनल सपोर्ट में ये भी आता है कि बच्चे से पूछें कि जी क्या बात है। बच्चे की जो फीलिंग्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। बच्चे को इतना ट्रस्ट करें कि वो आपको ट्रस्ट करे और वो आपको बताए
बच्चे से इतना डिस्टेंस ना रखें, इतना डिफरेंस ना रखें, क्योंकि खुदा न खास्ता बड़े होके कोई इसमें कोई और लत लग गई तो फिर आप पछताएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को शुरू से इमोशनल सपोर्ट दें। उसे पता हो कि जब मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो मैंने अपनी माँ के पास जाना है या अपने बाप के पास जाना है। तो अगर आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं तो मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इन सारी स्ट्रेटजीज़ को जो अभी मैंने आपको बताई हैं ADHD बच्चों की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करवाएं। और ये कौन करेगा? ज़ाहिर है पेरेंट्स इसको करेंगे यूज़, पेरेंट्स इन स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने उन्हें सिखाना है। एज साइकोलॉजिस्ट एंड एज साइकोलॉजी स्टूडेंट्स और इंटर्न्स, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप पेरेंट्स को एजुकेट करें कि बच्चे पे ADHD का लेबल लगाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उस हाइपर एक्टिव बच्चे को, उस नॉटी बॉय को, उस शरारती बच्चे को मैनेज करना है। वंस अगेन थ्रू डाइटरी इंटरवेंशन, थ्रू फैमिली टाइम, through fresh air and exercise, through limiting screen time, through bedtime routines, through chores, through responsibilities, trusts and independence, and through emotional support. तो viewers, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।